ज्योग्राफी सेक्शन के लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोगों का ऐसे ही प्रश्न 2025 एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। तो आइए टिप्पणी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। मानव भूगोल वह अध्ययन है जो मानव समाज और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यह शामिल करता है जनसंख्या, समुदाय, आवास, भौतिक और मानसिक भौगोलिक विशेषता, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का अध्ययन। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। आप लोगों का दूसरा प्रश्न पूछता है कि जल परिवहन के 3 लाभ लिखें। तो जल परिवहन के 3 लाभ क्या क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। जल परिवहन का 3 लाभ ये निम्नलिखित हैं। पहला, जल परिवहन यातायात सबसे सस्ता साधन है। इसमें घर्षण कम होता है, इसलिए कम ईंधन की जरूरत होती है। यह हो गया हमारा पहला कारण, मतलब पहला लाभ। और जल परिवहन भारी सामानों को लंबी दूरी तक ले जाने का अच्छा जरिया है। और तीसरा में आपका आ जाएगा, जल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल साधन है। इसमें वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। ये थे जल का 3 लाभ। वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नगरों की विशेषताएं बताएं। भारतीय नगरों की विशेषताएं पर आइए थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। भारतीय नगरों की कुछ विशेषताएं ये दिए हुए हैं। पहला में आप लोग देख सकते हैं, नगरों में चारित्रिक विविधता और विशेषीकरण होता है। और नेक्स्ट है, नगरों में गैर प्राथमिक कार्यों में ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं। और तीसरा हमारा हो जाएगा, आर्थिक आधार पर अलग अलग आय वर्गों के लोग नगरों में रहते हैं। 3 पॉइंट लिखेंगे क्योंकि 3 नंबर का ही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो आते हैं, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रकृति में लगातार उपलब्ध होने वाले और असीमित मात्रा में मौजूद ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इनके कुछ उदाहरण ये रहे। पहला पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा है, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा है, चौथा भूतापीय ऊर्जा है और 5वां बायोमास से। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में बने रहें आप लोग क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि सुएज एवं पनामा नहर मार्गों के आर्थिक महत्व की तुलनात्मक व्याख्या करें। तो इसका भी हम लोग देखते हैं। सुएज नहर 1869 में पूरी हुई थी और इसमें यूरोप और एशिया के बीच जहाज़ों को सीधे लाल सागर से भूमध्य सागर से जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट में है, इस नहर से लगभग 6000 मील की दूरी बचत हो गई है। नेक्स्ट है पनामा नहर 1914 में पूरी हुई। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच यात्रा करने वाले जहाज़ों को जोड़ती है, जिससे दक्षिण अमेरिका के आसपास 18
5000 किलोमीटर कम हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, हालता भारत में जल संबंधित प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करें। इसका भी देख लेते हैं हम लोग। भारत में जल से जुड़ी प्रमुख समस्याएं दिए हुआ है। पहला, जल प्रदूषण। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण से जल निकायों का प्रदूषण बढ़ गया है। इससे ये पानी लायक मतलब पीने लायक नहीं रह पाए। दूसरा पॉइंट है भूजल दोहन। अत्यधिक भूजल दोहन से कई महत्वपूर्ण जल स्रोत खत्म हो गए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में भूजल का दोहन सीमा के पार हो चुका है। जल प्रदूषण संग्रहण में बदलाव। हालांकि बड़े सिंचाई बांधों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गर्मियों के दौरान इनमें पानी उपलब्ध कम हो जाती है। का नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कृषि के लिए 4 अनुकूल भौतिक या भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ ये हैं। पहला बोलता है कि तापमान चावल की खेती के लिए 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान उपयुक्त होता है। और दूसरा पॉइंट है वर्षा। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है जलवायु चावल की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। मिट्टी। चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल कई तरह की मिट्टी जैसे गाद, दोमट और बजरी पर लगता है। यह क्षारीय और अम्लीय मिट्टी को भी सहन कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आयात तथा निर्यात में अंतर बताइए। आयात और निर्यात का अंतर। आयात और निर्यात में अंतर। आयात का मतलब है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है। और वही निर्यात का मतलब है कि जब कोई देश अपने यहाँ उत्पादित वस्तुएं सेवाएं किसी दूसरे देश को बेचता है। वीडियो आज का इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।